मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITM मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फिटर फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। ये वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ALP, TO, इंस्ट्रक्टर या रेलवे, मेट्रो, कोई भी एग्जाम हो। और स्पेशली जो CBT एग्जाम है, अभी तक जितने भी CBT एग्जाम हुए हैं ITI के, उन सभी के जो क्वेश्चन आप पेपर हमने देखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी PDF में से आपको मिल जाएंगे, इसी सीरीज में से आपको मिल जाएंगे। और हमें उम्मीद है आगे जो भी CBT एग्जाम होंगे उसके भी सारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो बच्चों ने यहां से पढ़कर बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो अगर आप मन लगाकर मेरे साथ पूरी सीरीज में तैयारी करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 90% से ज्यादा नंबर लेकर पास हो जाओगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी अपडेट के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे हर वीडियो में कमेंट करके बताया करो कि आपका नाम क्या है और आप किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे पता लग जाए किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे मुझसे ज्यादा जुड़े हुए हैं और पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं। इसके अलावा कमेंट करने का एक बेनिफिट ये भी है, जिस बच्चे के कमेंट हर वीडियो में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट करेगा उसको मैं पूरी सीरीज की PDF फ्री में उसको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हो, जिसका स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा व्हाट्सएप नंबर, वो भी नोट कर लीजिए। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से। उससे पहले हम क्विज के क्वेश्चन भी करेंगे जो लिया हमने पिछली वीडियो से, और जिसने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी, इसका क्वेश्चन का आंसर वो जानता होगा। तो सभी बच्चे जिसको आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताया करो भाई जो क्विज का आंसर पूछता हूं, ताकि मुझे पता लग जाए आपको क्वेश्चन कितने समझ में आ रहे हैं। क्विज का क्वेश्चन इस प्रकार है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज X ऑफ द फाइल। फाइल में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये फाइल का डायग्राम आपको गिवन होगा और आपने बताना है जो ये पार्ट है इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है हिल, B है एज, C है फेरुले और D है शोल्डर। तो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे समझाया था ये वाला पार्ट क्या है। ये एक मेटल स्ट्रिप है, थोड़ा सा बता भी देता हूं। तो इस मेटल स्ट्रिप को क्या कहते हैं, इसका फायदा ये होता है, ये हैंडल को बिल्कुल एक तरह से लॉक करके रखती है, इसमें इसको हैंडल को फटने से बचाती है। तो इस मेटल स्ट्रिप को क्या कहते हैं, आपने इसका जवाब देना है। इसका आंसर कमेंट करके बताइए, इसका आंसर A, B, C या D क्या होगा। अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन 46 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको दिया गया है, ये डायग्राम हमारा स्प्रिंग डिवाइडर का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस डायग्राम में जो X है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है लेग, B है पेग, C है वॉशर और D हमारा फलक्रम। तो ये जो पार्ट है यहां पर लगा हुआ है, जिसको इसने X कह रखा है, ये है हमारा भाई फलक्रम। याद रखना आपने, क्या है, ये हमारा फलक्रम है। D इस क्वेश्चन का आंसर होगा। D पर क्लिक करेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है आपके एग्जाम में। फलक्रम का काम क्या है, ये जो नीचे वाले देखो सभी पार्ट के नाम थोड़ा बता देता हूं। ये लेग है, लेग मतलब ये टांगे हैं, ये हमारी लेग है, दोनों तरफ लेगे हैं। ये यहाँ पर हमारा पेग है और वाशर हमारी यहाँ पर ये लगी हुई भाई। तो कोई भी पार्ट वो पूछ सकता है। फलक्रम मैंने ये बता दिया है। ये क्या करता है, ये पिवोट पॉइंट है, इसको पिवोट पॉइंट भी कहते हैं। जो दोनों लेग है हमारी इसी के अराउंड घूमती हैं, इसी के ऊपर घूमती है, ये मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। तो ये जो लेग की मूवमेंट होती है इस पिवोट पॉइंट के कारण होता है। इस पिवोट पॉइंट को क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो D पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोण मापन उपकरण का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के साथ गिवन है भाई, इसको देख के आपने बताना है ये कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और ये एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, एंगुलर का मतलब है जिस इंस्ट्रूमेंट से एंगल यानी कि कोण मापे जा सके। ऑप्शन आपके पास है बेवल गेज, B है बेवल प्रोटेक्टर, C है यूनिवर्सल बेवल गेज और D है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये जो डायग्राम दिया गया है भाई यहाँ पर, ये क्वेश्चन के साथ मिलेगा और ये है हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा C हो जाएगा। C पर टिक करेंगे। अब मैं सभी ऑप्शन को भी समझा देता हूं। एक होता है हमारा बेवल गेज। भाई बेवल गेज ऐसा होता है, कैसा होता है बेवल गेज में, ये जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट लगी हुई है ये अटैचमेंट नहीं होती। तो बेवल गेज से भी हम एंगल सेट कर सकते हैं। B है हमारा बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर भी एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको एंगल मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन बेवल प्रोटेक्टर भी आगे आएगा, उसको समझाऊंगा, वो अलग होता है। C है हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज। ये भी बेवल गेज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट दी होती है। देखो बेवल गेज और यूनिवर्सल
यूनिवर्सल बेवल गेज में यही अंतर है, इसलिए मैंने ये डायग्राम लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा भाई दो अटैचमेंट के साथ जो दो अटैचमेंट है यहाँ पर ये बेवल गेज होता है, और अगर हम ऐसे तीन अटैचमेंट हो जाए तो वो कहलाता है हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज। तो ये हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज है। यूनिवर्सल सरफेस गेज हमारा एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, इसके साथ हम मार्किंग करते हैं, मार्किंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अगर ऐसे डायग्राम मिल जाए तो हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज होगा, अगर दो अटैचमेंट हो तो हमारा केवल वो बेवल गेज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, हमारा सी रहेगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और भाई एक बात, अगर आपको सच में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। अभी तक के दोनों जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और लाइक तभी करें जब आपको अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48, विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल अबाउट 10 डिग्री। भाई उस फाइल का नाम बताओ जिसका उपयोग 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण नाली और कोणों को भरने के लिए या फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है स्क्वायर फाइल, बी है हाफ राउंड फाइल, सी है ट्रायंगुलर फाइल, और डी है हमारा नाइफ एज फाइल। अब देखो जो नैरो ग्रूव होते हैं, नैरो ग्रूव का मतलब है संकीर्ण, जहां पर घुसने में थोड़ा मुश्किल हो, भाई संकीर्ण हो, जरा रास्ता थोड़ा सा नैरो हो, संकीर्ण हो, तो उस तरह का। और एंगल क्या है, अबो 10 डिग्री, 10 डिग्री से ऊपर वाले जो एंगल है वहां पर फाइलिंग करनी है, उसके लिए कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा नाइफ एज फाइल का, जिसकी धार चाकू की तरह हो, जिसका एज किसकी तरह हो, चाकू की तरह हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी पर टिक करेंगे, क्योंकि यहां पर संकीर्ण नाली की बात कर रहा है भाई। अगर उसका एज नुकीला होगा, क्या होगा, नुकीला होगा, किसकी तरह, नाइफ की तरह, चाकू की तरह, तभी वो जो नैरो ग्रूव्स है उनके अंदर जा सकती है फाइल। इसलिए याद रखना, नैरो ग्रूव की जब भी बात हो तो वहां पर नाइफ एज फाइल का प्रयोग होगा, जिसकी धार बिल्कुल नुकीली होगी, चाकू की तरह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट हमारा 49, नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लोग बिटवीन द टिथ ऑफ द फाइल। उस दोष का नाम बताओ जिसमें धातु के चिप्स को फाइल के दांतों के बीच में जाम कर देता है। यानी जब हम फाइलिंग करते हैं तो भाई जो धातु है जिसकी हम फाइलिंग कर रहे हैं वर्कपीस की, उसके चिप्स निकल के फाइल के टिथ जो होते हैं उसमें क्लोग हो जाता, फंस जाते हैं, तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है फाइल बाइट, बी है पिनिंग ऑफ द फाइल, सी है रैपिंग ऑफ द फाइल, डी है ग्लेजिंग ऑफ द फाइल। तो जब धातु के चिप्स हमारे फाइल्स के टिथ में फंस जाते हैं तो उसको बोलते हैं पिनिंग ऑफ द फाइल। ये डिफेक्ट कहलाता है पिनिंग ऑफ द फाइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फाइल की पिनिंग। अब मैं सभी डिफेक्ट को भी समझा देता हूं। देखो फाइल बाइट भी एक डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो फाइल है या तो एकदम से वर्कपीस में पेनिट्रेट कर जाती है और उसके अंदर फंस जाती है, तो इसको बोला जाता है फाइल बाइट, फाइल का काटना। तो ये भी आंसर नहीं था इस क्वेश्चन के हिसाब से, पिनिंग इसका आंसर था। सी है रैपिंग, ये आसान है। रैपिंग का मतलब होता है मुड़ना। भाई जब हमारी जो फाइल है टेढ़ी हो जाए, मुड़ जाए, तो उसको रैपिंग बोलते हैं। तो डिफेक्ट क्या कहलाएगा, रैपिंग कहलाएगा। ग्लेजिंग ऑफ द फाइल में क्या होता है, जो फाइल के टिथ हैं जिनसे हम फाइलिंग करते हैं, घिसते हैं, अगर वो सारे के सारे टिथ घिस जाएं, बिल्कुल सरफेस क्लीन हो जाए और वो फाइलिंग करना बंद कर दे, उस केस में फाइल को क्या कहेंगे, ग्लेजिंग ऑफ द फाइल। तो वो फाइल की ग्लेजिंग हो जाएगी। तो ये भी आंसर नहीं था। तो यहां पर जब चिप्स फंस जाते हैं टिथ में, उसको कहा जाता है पिनिंग ऑफ द फाइल, फाइल की पिनिंग। तो बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव्स। तेल के खांचों को काटने के लिए कौन सी छेनी का उपयोग किया जाता है। भाई ऑयल ग्रूव यानी कि तेल के खांचे, जैसे कि लुब्रिकेशन में जरूरत होती है। भाई लुब्रिकेशन में हमें ऑयल ग्रूव बनाने पड़ते हैं लुब्रिकेशन के लिए, ताकि वो अलग अलग पार्ट में जाके हमारे पार्ट्स को लुब्रिकेंट से भर दे और हमारी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए और पार्ट कम से कम घिसे। तो उस तरह ऑयल ग्रूव बनाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है, चीजल का प्रयोग किया जाता है। उस चीजल का नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है फ्लैट चीजल, चपटी चीजल, बी है वेब चीजल, सी है हाफ राउंड नोज चीजल, या डी डायमंड पॉइंट चीजल। तो ऑयल ग्रूव के लिए हम यूज करते हैं भाई हाफ राउंड नोज चीजल। ये आपने याद रखना पड़ेगा, हाफ राउंड नोज चीजल, जिसकी नाक की तरह हाफ राउंड हो। कैसे हो, ऐसे, क्या हाफ राउंड जो चीजल होती है, नो चीजल होती है, उसका प्रयोग किया जाता है ऑयल ग्रूव को काटने के लिए, क्योंकि ये फिनिशिंग के लिए प्रयोग करती है। जो छोटे हमारे ग्रूव होते हैं वहां पर इस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है, हाफ राउंड नोज चीजल का। तो याद रखना, ऑयल ग्रूव के आ जाए तो हाफ राउंड नोज चीजल इसके लिए प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, अच्छा क्वेश्चन है। नेम द फाइल, फाइल का नाम बताओ। भाई ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें अलग अलग फाइल है,
एक टाइप की है, लेकिन उसके जो क्रॉस सेक्शन है अलग अलग है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में है, ये हाफ राउंड में है, ये ट्रायंगुलर में है, लेकिन ये फाइल एक ही है। इस फाइल का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है बैरोड फाइल, बी है रिफलर फाइल, सी है क्रॉसिंग फाइल और डी हमारी मील सा फाइल। तो ये जो डायग्राम दिया गया है आपको याद रखना पड़ेगा, ये है हमारी रिफलर फाइल, इसको बोलेंगे रिफलर फाइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहचान इसकी ऐसे है, इसके जो दोनों सिरे होते हैं फाइल के, वो दोनों के आकार अलग अलग होते हैं। ऐसे अलग अलग आकार दिखे और अगले वाला जो सिरा थोड़ा नुकीला दिखे तो वो होती है हमारी रिफलर फाइल। और इसका प्रयोग फाइन वर्क के लिए किया जाता है। फाइन वर्क का मतलब है जहां पर बिल्कुल ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डाई मेकिंग में, डाई बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये रिफलर फाइल है, याद रखना, बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस? इस वॉइस का नाम बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, डायग्राम दिया गया है, इसे अलग अलग तरह के वॉइस होते हैं। तो ये कौन से टाइप का वॉइस है आपको यहां से देख के पता करना है, तो ये आपने आंसर बताना। ऑप्शन आपके पास है पिन वॉइस, बी है पाइप वॉइस, सी है हमारा हैंड वॉइस या डी है हमारा मशीन वॉइस। तो ये जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम भाई आपका है पिन वॉइस का। क्या है? ये पिन वॉइस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ए पर टिक करेंगे। पिन वॉइस का प्रयोग कहां किया जाता है? यहां से देख सकते हो, इसमें क्या है, जो छोटे टाइप की जो ड्रिल होती हैं उसको पकड़ना हो, या कोई वायर पकड़नी हो, छोटी रोड पकड़नी हो और उस पर कोई मशीनिंग ऑपरेशन करना हो, फाइलिंग करनी हो, ड्रिलिंग करनी हो, तो यहां पर जो छोटे काम होते हैं, सूक्ष्म जो काम होते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है पिन वॉइस का। तो ये हमारी पिन वॉइस है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क? भारी कार्य के लिए कौन से पीसने की मशीन का उपयोग किया जाता है? अलग अलग तरह की हमारे पास ग्राइंडिंग मशीन होती हैं। तो यहां पूछा गया हैवी ड्यूटी जो भारी कार्य होते हैं उनके लिए कौन से ग्राइंडर का प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन है हमारे पास बेंच ग्राइंडर, बी है पोर्टेबल ग्राइंडर, सी है पेडेस्टल ग्राइंडर और डी हमारा सरफेस ग्राइंडर। तो भाई जो हैवी ड्यूटी के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर, और दिखने में ये ऐसा होता है। ये डायग्राम जो लिया है मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। आप देख सकते हो कितना मजबूत इसका बेस है। यहाँ पर ये हमारे ग्राइंडिंग व्हील है। तो ये जो भारी चीजें होती हैं, भारी वर्क पीस होता है, हैवी ड्यूटी जो वर्क होते हैं उसके लिए इस पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो बेंच ग्राइंडर क्यों नहीं है? बेंच ग्राइंडर छोटे कार्य के लिए, छोटे और मीडियम कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेंच के ऊपर ये फिट होता है, इसलिए ये आंसर भी नहीं था। पोर्टेबल ग्राइंडर वो होता है जिसको हम कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो पोर्टेबल ग्राइंडर भी जो छोटी चीजें होती हैं, छोटे जो वर्क पीस होते हैं वहां यूज किया जाता है। सरफेस ग्राइंडर भी छोटे और मीडियम जो वर्क पीस होते हैं वहां इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेडेस्टल ग्राइंडर ही इसका आंसर था और दिखने में ऐसा होता है। बी पर टिक करेंगे इस आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54, विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग द मटेरियल आफ्टर द चेन ड्रिलिंग? भाई श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद सामग्रियों को अलग करने के लिए कौन से चाकू या चीजल का प्रयोग किया जाता है? चाकू की जगह यहाँ पर छेनी होनी चाहिए, छेनी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है वेब चीजल, बी है फ्लैट चीजल, सी है क्रॉस कट चीजल और डी हमारी डायमंड पॉइंट चीजल। देखो भाई पहले समझो चेन ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है। चेन ड्रिलिंग क्या होता है? यहाँ देखो हिंदी में लिखा हुआ है श्रृंखला ड्रिलिंग। मैंने समझाने के लिए आपको एक डायग्राम भी ले लिया भाई। चेन ड्रिलिंग जहां एक ही वर्क पीस पे अलग अलग ऐसे सक्सेसिव बहुत सारी ड्रिलिंग हो गई, उसको बोला जाता है हमारा चेन ड्रिलिंग। अब जब चेन ड्रिलिंग करते हैं तो इनके बीच में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये मटेरियल बच जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ तो मटेरियल हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इनके बीच में थोड़ा सा मटेरियल अभी है। इस मटेरियल को बोला जाता है वेब। क्या बोला जाता है? वेब। और इस मटेरियल को हटाने के लिए जो चीजल उपयोग की जाती है उसको बोला जाता है वेब चीजल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, वेब चीजल। और वेब चीजल देखने में ऐसी होती है। वेब चीजल का डायग्राम है और यहाँ पर अलग अलग जो ड्रिल किए गए हैं उसका जो मटेरियल हटाने के लिए इसका प्रयोग भी दिखा रखा है। ऐसे इसके जो बीच का जो मटेरियल है यहाँ पर, इसको हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं वेब चीजल का। तो जब भी पूछे भाई चेन ड्रिलिंग में मटेरियल को हटाना है, वेब को हटाना है, तो उसके लिए कौन सी चीजल का प्रयोग करेंगे? वेब चीजल का। तो ये पर टिक करेंगे। आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी था। क्वेश्चन 55, which file is used for sharpening the teeth of the wood working saw? भाई लकड़ी काटने वाले आरे के दांत तेज करने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ऑप्शन आपके पास दी गई है बैरेट फाइल, टिंकर्स फाइल, मीलसा फाइल या रिफलर फाइल। रिफलर फाइल आप देख चुके हो तो ये आंसर नहीं होगा। टिंकर फाइल आगे आएगी, वो भी दिखाऊंगा, ये भी आंसर नहीं है। बैरेट फाइल भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर हमारा मीलसा फाइल। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अब देखो इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। यहां क्या आ गया? जो लकड़ी काटने वाला आरा है, आपने आरा देखा होगा,
उसके भाई दांत घिस जाते हैं, उसको तेज करने के लिए, रीशार्पनिंग करने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं, कौन सी फाइल से उसको घिसते हैं। तो यहां पर सा है, सा को हिंदी में क्या बोलते हैं, आरा बोलते हैं। तो सा, और यहां भी क्या है इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर मील सा, यानी कि आरा लकड़ी काटने वाला मील सा। तो सा को शार्प करना है, आरे के दांत तेज करने, तो उसके लिए मील सा फाइल का ही प्रयोग किया जाएगा। इसको ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हो, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56, वेयर विल बी द वेट ऑफ ए हैमर स्टैम्प्ड। वह आसान क्वेश्चन है, थोड़े का वजन कहां अंकित होता है। आपने देखे होंगे जो हैमर होते हैं वो अलग अलग वेट के साथ आते हैं। तो इसमें पूछा गया जो हैमर पर वेट लिखा होता है वो कहां पर लिखा होता है, कहां पर अंकित किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है फेस, पिन, चिक या आई होल। तो समझाने के लिए मैंने डायग्राम भी दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देख सकते हो यहाँ पर ये वेट लिखे हुए हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं, चिक बोलते हैं। भाई ये हथौड़े के चिक या गाल पर खुदा होता है, लिखा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। हैमर का जो वेट है कहां अंकित होता है, उसके चिक पर ऐसे अंकित होता है। समझाने के लिए मैंने डायग्राम भी ले लिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ए चीजल इज लेस देन द रिकमेंडेड एंगल व्हाइल द चिपिंग। यदि छेनी का निकासी कोण छीलते समय अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसने कहा जो क्लियरेंस एंगल होता है भाई, इस प्रकार से अगर मान लिया यहाँ पर हमारी ये चीजल है और ये हमारा जो यहाँ पर एंगल होता है ऐसे, ये क्लियरेंस एंगल होता है, अगर ये रिकमेंडेड है उससे कम हो तो क्या उसका प्रभाव होगा। ऑप्शन आपके पास है कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप, यानी काटने वाली धार अंदर नहीं जा सकेगी, छेनी फिसल जाएगी। बी है कटिंग एज डिग्स इन, कट विल बी डीपर, भाई काटने की धार अंदर धस जाएगी और कट ज्यादा गहरा हो जाएगा। सी है कटिंग एज विल ब्रेक, भाई काटने वाली जो धार है वो टूट ही जाएगी। डी ऑप्शन दी है कटिंग एज ऑफ ए चीजल मूव फ्रीली ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो छेनी की धार है सीधी रेखा में स्वतंत्र रूप से चलेगी। तो अब समझो इसको, अगर क्लियरेंस एंगल उसका लेस है, कम कर दिया, अगर क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा तो ये जो चीजल है थोड़ी और नीचे आ जाएगी। भाई क्लियरेंस एंगल ये वाला जो एंगल कम करना है तो चीजल क्या थोड़ी और नीचे आ जाएगी। नीचे आने से क्या है, इसका एंगल बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। और वर्क पीस हमारा मान लेते हैं, इसको हटाओ, यहाँ पर ध्यान बनाता हूं, ये वर्क पीस है। अब ये चीजल का एंगल इस प्रकार से हो गया, बिल्कुल बिल्कुल कम हो गया। तो ये क्या हो जाएगी भाई, कैन नॉट पेनिट्रेट एंड चीजल विल स्लिप, तो उसका अंदर जाने की बजाय हमारी चीजल क्या फिसलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, जो काटने वाली धार है अंदर नहीं जा पाएगी। हमने चीजल ऐसे थी भाई, इसको पेन को समझो, ऐसे कट कर दी, उसका क्लियरेंस एंगल बहुत कम कर दिया, ऐसे कर दिया। अब आप जिसको पीछे ठोकोगे इसको थोड़े से, तो ये क्या होगा, पेनिट्रेट करने की बजाय क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगी। तो छेनी भी ऐसे ही काम करती है, तो छेनी क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ए है, ए पर टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ ए टेंसाइल फोर्सेज विदाउट रैप्चर। धातु के उस गुण का नाम बताओ जो बिना टूटे तन्यता बलों के प्रभाव का प्रतिरोध करता है, यानी वो टेंसाइल फोर्स को अपोज करता है बिना टूटे। तो उसको प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, टेनासिटी, इलास्टिसिटी या मैलिएबिलिटी। ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझा चुका हूं, चार ऑप्शन ये बता चुका हूं। पहले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, वहां समझा था। डक्टिलिटी क्या करती है भाई, डक्टिलिटी में वो प्रॉपर्टी है जिससे किसी धातु के तार बनाए जा सके। टेनासिटी बताई थी जिससे टेंसाइल फोर्स जिसका अपोज करती है वो टेनासिटी होती है। इलास्टिसिटी होती है अपनी मूल आकृति में वापस लौटने की क्षमता। मैलिएबिलिटी होती है चादर बनाने की, धातु से चादर बनाई जा सके। यहाँ टेंसाइल फोर्स पूछा गया, यानी कि तन्यता। भाई जो टेंसाइल फोर्स को बिना टूटे सहन कर सके, रेजिस्ट कर सके, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेनासिटी। टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर सके, मैंने लिखा भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टेनासिटी हो जाएगा। बी पर टिक करेंगे, बी पर क्लिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। भाई आपके पास एक डायग्राम है माइक्रोमीटर का, माइक्रोमीटर में ये वाला जो पार्ट है इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है एनविल, बी है थिम्बल, सी है स्पिंडल और डी हमारा स्पिंडल लोक। तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है एनविल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, ये वाला जो पार्ट होता है फिक्स होता है और इसको क्या कहा जाता है, एनविल कहा जाता है। बाकी पार्ट भी बता देते हैं, थिम्बल है, थिम्बल हमारा ये पार्ट होता है। आगे क्वेश्चन आएगा भी एक थिम्बल का, तो आपको खुद बताना भी थिम्बल कहां। तो मैंने बता दिया ये वाला जो पार्ट है थिम्बल है, जहां पर ये मार्किंग है ये थिम्बल है। दूसरा स्पिंडल, ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये स्पिंडल है, ये मूव करता है। स्पिंडल लॉक यहाँ पर लगा होता है, जो स्पिंडल को लॉक कर देता है उसको स्पिंडल लॉक कहा जाता है। ये हमारा फ्रेम है और ये यहाँ पर बीच में हमारे स्लीव है। तो कोई भी पार्ट पूछ ले, सभी पार्टों का आपको पता होना चाहिए। पीछे हमारा ये रेचेट स्टॉप है
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सभी पार्टों के नाम है, क्वेश्चनों कैसे भी पूछ ले। यहाँ पूछा गया था ये वाला पार्ट, तो यहाँ इसका पार्ट का नाम क्या है, एनविल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो मीट्रिक बाहर माइक्रोमीटर उसकी सटीकता क्या है भाई, एक्यूरेसी पूछी गई। एक्यूरेसी का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो लिस्ट काउंट, यानी कि वो वैल्यू जिसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके उसको लिस्ट काउंट कहा जाता है। जो मिनिमम वैल्यू वो मेजर कर सकता है, या इसको हम एक्यूरेसी भी कह सकते हैं। तो जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसकी मैंने आपको निकालनी बताई थी, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। उसमें हम ऊपर लेते हैं पिच और नीचे लेते हैं नंबर ऑफ डिवीजन। भाई पिच हमारी नॉर्मली 0.5 होती है और नंबर ऑफ डिवीजन हमारी 50 होती है। जब इसको सोल्व करोगे तो हमारी जो एक्यूरेसी 0.01 mm आ जाएगी। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आपने याद रखनी है 0.01 mm का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो 1/100, यानी कि 1 मिलीमीटर का 100वें भाग को भी मेजर कर सकता है भाई माइक्रोमीटर। इसकी एक्यूरेसी इतनी होती है, यानी कि 1 mm बिल्कुल इतना सा होता है भाई, 1 mm इतना सा। इस 1 mm का भी 100वें भाग को ये मेजर करके बता सकता है आपको, इतना एक्यूरेट होता है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, ए पर टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दूसरे साथियों के साथ भी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपका नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम और आपकी स्टेट का नाम, ताकि मुझे पता लग जाए कौन से बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।